नाज़रीन, बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत पर अहम मौक़िफ़ सामने आया, जबकि अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी तहरीक रिपोर्ट हो रही है फ़लस्तीन के हवाले से। ट्रंप इक़दामात उठा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए हैं, उन यूनिवर्सिटीज़, उन कॉलेजेस के ख़िलाफ़, और उसका फिर रिएक्शन वहाँ से सामने आ रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, ट्रंप और चीन के जो सदर हैं उनकी अहम तरीन मुलाकात ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही है, और यूरोप ने 800 बिलियन यूरोज़ जो हैं वो प्रपोज कर दिए हैं। 800 बिलियन यूरोस यूरोप को दोबारा से रीआर्म करने के लिए, यूरोप की ताकत को बढ़ाने के लिए 800 बिलियन यूरोस जो ताज़ा तरीन इजलास हुआ है उसमें प्रपोज कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा मंजरनामा क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ईस्ट ने तो अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह की हुई है फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से। रशिया और चाइना आप देखें कि वो फ़लस्तीन को नहीं रिकग्नाइज़ करते थे, इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात थे और वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। तो ओवरऑल अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो उनकी तो पोजीशन वाज़ेह है, लेकिन वेस्ट के अंदर भी अब तब्दीली आ रही है। उनके लिए इसराइल की जंगों को जस्टिफाई करना और 100 साल के बाद भी अब फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ीद जुल्म करना, इसको डिफेंड करना उनके लिए नामुमकिन के करीब हो गया है। तो अब बरतानिया से स्टेटमेंट आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बरतानिया ने क्या बात की है ये सुनने से ताल्लुक रखती है। बरतानिया ये कह रहा है, वी वांट अ सिचुएशन इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक इन विच नॉर्मल पैलेस्टीनियन लाइफ कैन रिटर्न। हमें जंग नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि गजा और वेस्ट बैंक दोनों के अंदर एक नॉर्मल लाइफ रिटर्न करे, वहां पर फलस्तीनी अमन के साथ रहें। And we are keen to move the ceasefire agreement to the second phase and stop the conflict. Stop the conflict and second phase. यानी वो सेकंड फेज जिस पर अरब प्लान बना है कि सेकंड फेज में क्या होगा, फलस्तीनी रियासत का अनाउंसमेंट होगी और रिकंस्ट्रक्शन होगी, मुकम्मल जंगबंदी होगी, कंप्लीट विड्रॉल होगा। बरतानिया कह रहा है कि हम चाहते हैं कि उसकी तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए और मुकम्मल तौर पर जंग को रोक दिया जाए। ये बरतानिया की पोजीशन जब सामने आई है। We follow the settler violence and condemn it completely and are concerned about the expansion of the settlements. हम सेटलर्स का जो वायलेंस है वेस्ट बैंक में उसको मुकम्मल तौर पर कंडेम करते हैं। उसूली तौर पर तो सैंक्शंस लगानी चाहिए, लेकिन सैंक्शन नहीं लगाई जा रही, लेकिन कंडेम किया जा रहा है और इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। वेस्ट जो है वो अब इन मजीद मजालिम को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। हालांकि यही जो सेटलर्स हैं इनको तो बड़ा वहां पर एक तरह से दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वायलेंस है और इसको किस तौर पर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो वेस्ट में बहरहाल एक ये तब्दीली है जो सामने आ रही है और इस वक्त सब के सब जो है वो एक प्लान के ऊपर मुत्तफिक हैं। साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां से अब देखना बाकी, अगले 24 घंटे बड़े इस हवाले से क्रूशल हैं। यमन कह रहा है कि हमारी डेडलाइन खत्म होगी तो हमला कर देंगे। यहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और बात वाज़ेह है, या इजराइल की मानी जानी है या हमास की मानी जानी है, उसमें से भी जो चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। जहां तक यूरोप का मामला है तो यूरोप जो है ना वो मिडल ईस्ट की जंगों से उकता चुका है। वो जो इजराइल ने छेड़ी हैं उससे जो डेमोग्राफिक चेंजेस यूरोप के अंदर आए हैं, अब वो इसको किस तौर पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज हमें बार बार स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है। फिर आप एक और फिनोमेना देखिए, यूरोप अमेरिका से अलग हो रहा है, हो चुका है, तो यूरोप को भी तो अब बाकियों की मदद चाहिए ना। तो उनको अगर मिडिल ईस्ट से मदद चाहिए तो अपनी जो रिवायती पॉलिसी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। यूरोप की मिडिल ईस्ट के हवाले से क्या पॉलिसी है, वही पॉलिसी जो अमेरिका की है, यानी वो अमेरिका ने जो पॉलिसी बना दी यूरोप उसके पीछे खड़ा है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि यूरोप को अपनी पॉलिसी बनाना पड़ेगी। तो इजराइल की वो हिमायत है कि इसके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, उससे फिर पीछे हटना पड़ेगा और वो हट रहा है यूरोप। नई दुनिया के नए तकाजे, और ये बात ध्यान में रखें कि हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को दोबारा से रीफ्रेम कर रहा है और हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हर मुल्क ने अपना सर्वाइवल खुद करना है। कोई इस पे नहीं होगा कि ये फलां इत्तेहादी है इसकी फौज आकर अब बचा लेगी, ये ऐसा अब होने वाला नहीं है। हर मुल्क ने अपना सर्वाइवल खुद करना है, उसने अपने सिक्योरिटी के मामला खुद देखने हैं। तो उसमें इजराइल की हेजमनी और मनमानी और बदमाशी वो नहीं चल पा रही है। फिर मजीद आप रिपोर्ट्स देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। जो नेतन्याहू का इख्तिताम हो रहा है, जिसका खेल खत्म हो रहा है, जो सबड्यू करना पड़ रहा है नेतन्याहू को ट्रंप के सामने, और अमेरिका अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट ला रहा है कि वो जल्दी से वो इस मामले को अब जो है वो ना खत्म करना चाहता है, वाइंड अप करना चाहता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्पेशल रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। ट्रम्प्स हॉस्टेज इनवॉइस स्टेटमेंट दैट हमास इज रेडी टू डिसआर्म एंगर्ड इजराइल। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि अमेरिकी इनवॉय ने ये जो कहा कि हमास राजी हो गई है अपने आप को डिसआर्म करने पर,
इस पर इजराइल बड़ा गुस्से में आया कि ये तो मामला मतलब हल होने जा रहा है, ये कौन है जो हमास के साथ आकर हमसे पूछे बगैर, वो एरोगेंस। नेतन्याहू डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डिसएग्रीइंग विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही नेतन्याहू है जिसने 1988 के अंदर कहा था कि आई विल सेट द वाशिंगटन ऑन फायर, और ये वही नेतन्याहू है जिसने अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बाइडेन को कितनी धमकियां लगाई थी, और आखिरी दिनों में तो इसने बाकायदा बयान जारी किया था कि बाइडेन ने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया, और बाइडेन ने इसराइल का असलहा रोका हुआ है। ये आखिरी दिनों में इसके बयान है। तो काफी इसने बयान बाइडेन के खिलाफ जारी किए, और ये हमेशा हर एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह से एक्सप्लॉइट करता है। एक अमेरिकी सदर का वाकया बताया जाता है कि उसके साथ ये ऐसे व्हाइट हाउस के अंदर पेश आया कि उसने फिर बाद में लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बल्कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका का सदर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पास अब वो लग्जरी नहीं बची, यानी वो एक इस्तारतन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब इसके पास वो लेवरेज नहीं है कि ये ट्रंप से या अमेरिकी इंतजामिया से, मौजूदा इंतजामिया से डिसएग्री कर सके, कि अगर वो एक फैसला करते हैं तो ये कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। अब वो बात खत्म हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल खुद लिख रहा है, एनी डिसएग्रीमेंट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन्स द रिलेशनशिप विद द मेन आर्म्स सप्लायर। अगर नेतन्याहू ने कोई भी डिसएग्रीमेंट किया ट्रंप से, उसके बाद से कहीं आगे पीछे हुआ, तो एक ही तो आर्म्स सप्लायर रह गया है इजराइल के पास, और वही सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है यानी कि अमेरिका। तो फिर इजराइल को असला कौन देगा? यूरोप तो देने वाला नहीं है और ना दे सकता है। यानी एक तो इंटेंशन भी बदल रही है और हालात भी बदल रहे हैं। वो तो मैंने आपको बताया ना कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ये डिबेट कर रहे हैं कि हमने जो डील्स कर रखी हैं, यानी यूएई के साथ डील है, इंडिया के साथ है, ये बाकी मालिक के साथ जैसे असले की खरीदो फरोख्त होती है, तो जो वो डील्स हो चुकी हैं उनको भी वो कैंसिल करने का सोच रहे हैं कि हमें असले की ज्यादा जरूरत है कि हम यहां से बाहर दूसरे मालिक को क्यों बेचें। यहां पर तो उन्होंने भेजना है, तो यूरोप तो नहीं भेजना, तो कौन भेजेगा? रशिया और चाइना भेजेंगे इसराइल को असलहा। इस बात को जरा नोट करें, कौन भेजेगा इसराइल को असलहा? तो अमेरिका है। तो अगर अमेरिका के साथ ऊंच नीच हो गई तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? तो वो कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात जब नहीं बची है, यानी टोटल सरेंडर अब हो चुका है इसराइल का अमेरिका के सामने। अब जो ट्रंप फैसला कर लेंगे, और वो हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं। द डिस्प्यूट विद द ट्रंप मींस नेतन्याहू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन हिज रूलिंग कोalition। और फिर अगर उससे डिसएग्रीमेंट्स हो गए, लड़ाई हो गई ट्रंप से, तो इसकी जो गवर्नमेंट है वो भी जारी नहीं रह सकेगी। और पिछली वीडियोस में हम आपके सामने रख चुके हैं कि ट्रंप फेडअप हो चुका है नेतन्याहू से, और उसने डिफेंड किया है जो डायरेक्ट टॉक्स हमास के साथ हो रही हैं। और अमेरिका कह रहा है कि हम मजीद डायरेक्ट टॉक्स जो है वो हमास के साथ करेंगे, और किसी भी वक्त अमेरिका एग्री भी हो सकता है, क्योंकि जो यूएस इन्वॉय हैं उन्होंने कहा कि हमास के साथ जो हमारी टॉक्स हैं उसके कामयाब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, विद इन वीक्स ये हो सकती हैं। तो ये जनाब गैर मामूली सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। ये कह रहे थे कि ट्रंप ड्रीम टीम है और ट्रंप ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल, वो तो अपनी जगह पर है, इसमें क्या शक है। लेकिन जो बुनियादी एक टकराव पैदा हो गया है और नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही कि ये सारा मामला उसके उलट उसके खिलाफ कैसे चला गया है, कि ट्रंप की पॉलिसी में जो इलेक्शन के वक्त वाजे नहीं थी, इलेक्शन के वक्त किसको वाजे था कि ये इत्तेहाद ऐसे ट्रंप तोड़ देगा सारे, उस वक्त ये वाजे नहीं था। तो बुनियादी जो इनको प्रॉब्लम आई है कि ट्रंप ने जो वाजे किया कि नो वॉर्स, वॉर फिलहाल नहीं, तो यहां पर ये टकराव इस वक्त नजर आ रहा है। तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं। इसी दरमियान एक और बड़ी अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। ट्रंप और जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात उस वक्त ऑर्गेनाइज करवाने के लिए दोनों तरफ से बातचीत। वैसे जी अमेरिका का प्रपोजल है और जून में बताया जा रहा है कि जून में ये मुलाकात या उससे पहले भी हो सकती है। वॉशिंगटन एंड बीजिंग आर डिस्कसिंग होल्डिंग अ समिट बिटवीन द टू प्रेसिडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट जून के अंदर, और प्रेसिडेंट शी जो है वो अमेरिका का दौरा करेंगे। ये बात ध्यान में रखें कि इनको ओथ सेरेमनी में बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने जो है वो दौरा नहीं किया था, वहां पर विजिट नहीं किया था। अब देखें बात यह है कि असल जो हदफ है वो तो चीन है, तो चीन के खिलाफ कितनी जल्दी इकदाम शुरू होंगे, और कहीं कहीं तो एक्चुअली हमें लगता है कि शुरू हो चुके हैं। यूरोप में ये यूक्रेन की जंग बंद करवाना, ये भी असल में देखिए हदफ वो नहीं है, यूक्रेन की जंग बंद करवाना हदफ नहीं है, हदफ चीन है। बेसिकली जो अमेरिका सारे इकदाम उठा रहा है, ये किसको सामने, अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी क्या है, चीन हदफ है। यानी उधर यूक्रेन की जंग बंद करवाना, अपने सारे लॉजिस्टिक रिसोर्सेज वहां से शिफ्ट करना, रशिया को अपने साथ मिलाने की अटेम्प्ट करना, ये किस लिए करना है? ताकि चीन को हदफ। तो वहां अगर यूक्रेन की जब जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी,
तो फिर आपको और ज्यादा डायरेक्शन और फोकस नजर आएगा अमेरिका का टुवर्ड्स चाइना। इसलिए भी वो मिडिल ईस्ट में इंगेज नहीं होना चाह रहे हैं, वहां पर ड्रैग नहीं होना चाह रहे हैं कि फायदा क्या, एक जंग से निकलकर दूसरी जंग में अपनी सारी एनर्जी, रिसोर्सेज और सारी जो फोकस है वहां पर लगाया जाए। तो असल हदफ जो है चीन है और इस वक्त जंगी मशकें भी साउथ चाइना सी के अंदर हो रही हैं। तो अभी आप देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। जो पेंटागन की बेसिस हैं अमेरिका के अंदर, उसको ट्रंप जो है वो सोच रहे हैं कि मिनरल्स रिफाइनरीज वहां पर लगाई जाए। पेंटागन बेसिस के ऊपर मिनरल्स रिफाइनरीज बेसिस अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं अमेरिका के लिए। इस वक्त मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि अगली सारी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर खड़ी है। अमेरिका के पास मिनरल्स नहीं है, यूक्रेन से मिलते हैं नहीं मिलते, इवन वो तो अफ्रीका में बात कर रहे हैं, कॉन्गो के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनके मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा चाइना से भी आते हैं। तो चाइना से तो जंग है तो चाइना क्यों देगा, वैसे भी जब चाइना पर टैरिफ्स लगते हैं तो चाइना जवाब में मिनरल्स ही को रोकता है। तो अब उनको मिनरल्स चाहिए और इसकी जो रिफाइनरी जो प्लांट्स हैं वो बेसिस के ऊपर लगाने के ऊपर ट्रंप गौर कर रहे हैं। ट्रंप इंटेंड्स टू बिल्ड अ मेटल रिफाइनरी फैसिलिटीज ऑन पेंटागन मिलिट्री बेसिस। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ अ प्लान, अब ये लाइन सुनिएगा, टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वाइटल मिनरल्स एंड काउंटर चाइनाज कंट्रोल। हर एक चीज के पीछे हदफ क्या है, चीन। तो इजराइल के मामलात को भी, मिडिल ईस्ट के मामलात को भी आपने चीन ही के तनाजुर में देखना है, उसके बाद आपको क्लैरिटी नजर आ जाएगी। अमेरिका का हर एक अमल, उसमें हदफ क्या है, चीन। यूरोप में जो मामलात हो रहे हैं, यूक्रेन की जंगबंदी हो रही है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज भी रशिया को देने पर एग्री हो गए हैं, फौरी जंगबंदी भी करने के ऊपर एग्री हो गए हैं। मकसद क्या है, तो वो हदफ चीन है। तो मिडिल ईस्ट के मामलात को भी आपने चीन के तनाजुर में देखना है। तो इस तनाजुर में उनको मिडिल ईस्ट की जंग सूट नहीं कर रही है। वो जितना ज्यादा मिडिल ईस्ट के ममालिक को जंग में घसीटेंगे, उनको जो है वो उनके मफादात के खिलाफ जाएंगे, वो चीन के करीब होंगे। तो उस विजन के अंदर, उस पॉलिसी में इजराइल की जंगें फिलहाल फिट नहीं बैठ रही हैं। यह बुनियादी फर्क है। इससे आप क्लैरिटी के साथ आगे आने वाले मामलात देख सकते हैं। ट्रंप प्लान्स टू अपॉइंट एन ऑफिशियल्स टू ओवरसी क्रिटिकल मिनरल्स। बाकायदा तौर पर टीम जो है वो अपॉइंट करने जा रहे हैं ट्रंप, ताकि वो सारा देखा जा सके। इसी दरमियान जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एक तहरीक है जो हमें नजर आ रही है और उसने शिद्दत पकड़ी है ट्रंप की गिरफ्तारियों की वजह से। ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि उन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने पिछले साल प्रोटेस्ट किए थे। और वो प्रोटेस्ट क्या थे, वो बेसिकली एंटी वॉर प्रोटेस्ट थे कि जंग रोको, जेनोसाइड रोको। बेसिकली तो वो प्रोटेस्ट थे, बुनियादी मकसद तो यही था। तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां जब ट्रंप ने शुरू करवाई हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि प्रोटेस्ट और बढ़ गए हैं। और एक मतलब वो एक चीज होती है ना, दबी हुई है और वो अचानक से खबरों में आ गई, तो हर तरफ वही डिस्कस हो रहा है। और जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं और जो लीडर उनके गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए मजीद मुजाहरे हो रहे हैं। अभी ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो फंडिंग कट करेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की उन्होंने $400 मिलियन फंडिंग जो है वो कट कर भी दी है। यूएस थ्रेटन्स 60 यूनिवर्सिटीज विद फंड कट्स फॉर प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट। 60 यूनिवर्सिटीज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स वार्न कॉलेजेस ऑफ पॉसिबल सैंक्शंस ओवर एंटीसेमिटिज्म। अभी एंटीसेमिटिज्म कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि उस वक्त मुजाहरे हुए थे जंग को रुकवाने के लिए। बुनियादी मुजाहरों का मकसद यही था, जंग को रुकवाना। अब उसको चूंकि देखें, ये इन्होंने तो यूनाइटेड नेशन को भी एंटीसेमिटिज्म का है, इन्होंने तो अभी ऑस्कर अवार्ड हुआ वहां भी उसको भी एंटीसेमिटिज्म कह दिया, आलमी अदालत को भी एंटीसेमिटिज्म। तो वो तो जो मुल्क इनके खिलाफ बात करता है, जो इदारा बात करता है, वो एंटीसेमिटिज्म हो जाता है। असल बात यह है कि एंटी जेनोसाइड ये प्रोटेस्ट थे। तो जनाब ये फंड कट और गिरफ्तारियां उससे और ज्यादा उस तहरीक में हमें जो है ना उभार, जिसको आप कहते हैं ना कि दोबारा से दबा हुआ मामला दोबारा से जब वो सामने आ गया है, तो ट्रंप इसको मतलब रोकना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह हम मुख्तलिफ फैक्टर्स आपके सामने रख रहे हैं। एक तो अंदरूनी एक कशमकश है पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आप देखिए पेंटागन में तब्दीलियां, फेडरल वर्कर्स में तब्दीलियां, बहुत सारे महाज है ना, तो एक अंदरूनी कशमकश है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा आप देखिए ट्रंप की पॉलिसीज बैकफायर कर रही हैं। मिसाल के तौर पे एक तो अभी जो खबर सामने है कि $4 ट्रिलियन उनकी स्टॉक मार्केट से निकल गए ट्रंप की पॉलिसी की वजह से। $4 ट्रिलियन, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ट्रंप क्या करेगा क्या। फिर अभी आप देखिए यूरोप से क्या खबर सामने आ रही है। यूरोपियन मार्केट्स राइज एज डॉलर्स डिक्लाइन एमिड ट्रंप फियर्स। द यूएस डॉलर हैज हिट अ मेजर लो एज ट्रंप वाज इलेक्टेड इन जर्मनी, पेविंग द वे फॉर द राइज ऑफ द यूरो। ये यूरोप में, यूरोप के मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ट्रंप की पॉलिसीज के नतीजे में डॉलर डिक्लाइन कर रहा है और यूरो वहां पर राइज कर रहा है। तो बेसिकली जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो बैकफायर कर रही हैं। तो यहां भी वो इजराइल की मोहब्बत में, और उसके बारे में भी मैंने आपको कहा कि ठीक है ट्रंप ये कर लें,
असल बुनियादी चीज यह है कि वो नेतन्याहू को जंग की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बाकी इस तरह के जो इकदाम हैं, अगर उन्होंने ये करने हैं तो इन फ्रंट्स के ऊपर अलग से कन्फ्रंट किया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स हैं, उनको गिरफ्तारियां हुई और लोग निकल आए, इवन ज्यूइश जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस गिरफ्तारियों के खिलाफ बयान जारी किए हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट है, इस पर अलग से कन्फ्रंट किया जाता रहेगा और इस पर भी कोई कामयाबी नहीं होने वाली। और ये मैंने आपके सामने सारा सिनेरियो रखा है कि वो पॉलिसीज बैकफायर हो रही हैं, वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। और अमेरिका के सिस्टम में मतलब इस तरह की पाबंदियां लगाना वो कैसे अफोर्डेबल होगा, कैसे उसको लोग मानेंगे? किसी तौर पर मान ही नहीं सकते, क्योंकि सारा सिस्टम फ्रीडम ऑफ एक्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके ऊपर खड़ा हुआ है। सारा एम्पायर इस सोसाइटी के ऊपर खड़ा हुआ है जो इन बुनियादों के ऊपर बनी है। तो आप उस सारे सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये ज्यादा देर तक ट्रंप इसको बहरहाल चला नहीं सकेंगे। अच्छा, अब नाज़रीन इसी दरमियान यूरोप की जरा बात करते हैं। यूरोप में मीटिंग हुई है, पेरिस समिट, 30 कंट्रीज के करीब उन्होंने शिरकत की है। और जो खबर वहां सामने आ रही है 800 बिलियन यूरोस, ये बात तो पिछले हफ्ते से चल रही है, लेकिन आज फिर उन्होंने कंफर्म किया है कि 800 बिलियन यूरोस ही अप्रूव होंगे। ये बहुत बड़ा बजट है और ये मामलात को और कशीदा कर सकता है। मतलब रशिया को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। 800 बिलियन यूरोस के असला खरीदा जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर में मतलब रशिया अपने आप को थ्रेटन फील करेगा। और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की है। 150 बिलियन यूरोस, ये वहां पर कहा गया है कि ये इमीडिएट लोन दिया जाएगा। 150 बिलियन यूरोस यूरोपियन कंट्रीज को कि वो अपनी आर्म्स प्रोडक्शन करें या असला खरीदें। और ओवरऑल जो बजट है वो 800 बिलियन यूरोस है। वी कैन एलोकेट अबाउट 800 बिलियन यूरोस विद इन द यूरोपियन रीआर्मामेंट प्लान। अब ये पूरा प्लान है रीआर्मामेंट, यानी जो हथियार छोड़ दिए थे अब यूरोप उठाएगा, जैसे पिछली सदी में यूरोप था। द यूरोपियन काउंसिल अप्रूव्ड अ प्लान दैट इंक्लूड 150 बिलियंस इन लोन्स टू द स्ट्रेंथन यूरोप डिफेंस इंडस्ट्रीज। अपनी इंडस्ट्री को वो करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये वही यूरोप है जो 500 साल तक खुद लड़ता रहा है। अगर ये असले उठा रहे हैं तो अंदरूनी इख्तलाफात तो फिर अंदर भी हैं। तो यूरोप के अंदर अगर लड़ाई शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए यूरोप 500 सालों तक लड़ता रहा है। ये तो वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा सिनेरियो था जब अमेरिका वहां पर गया तो ये अंदरूनी लड़ाइयां उनकी खत्म हुई। ठीक है, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री है और हर किसी के अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है। मतलब यूरोपीय यूनियन की इस वक्त कोई पॉलिसी एक मुतफिका पॉलिसी तो नहीं है। हर मुल्क अपना अपना स्टैंड ले रहा है। पोलैंड कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर बनाएंगे, तो पोलैंड बनाएगा तो बाकी भी बनाएंगे। तो ये इस हवाले से भी बहरहाल यूरोप में देखा जा रहा है कि फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसी दरमियान नाज़रीन फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे नेटो का डिक्लाइन हो रहा है और यूरोपियंस के अंदर और अमेरिकन में बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट देखा जा रहा है। इवन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है बहुत सारे कंट्रीज ने रोक दिया है। यानी एक तो यूक्रेन के साथ रोकी हुई है ना, आपस में भी रुक गई है। तो वो एक बहुत बड़ा, यानी नेटो का खात्मा तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो उसकी तरफ बतदरीज ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी की 6 हेडलाइंस देखिए। वो कह रहे हैं कि वी फियर दैट द सिचुएशन विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो मुकम्मल बंद हो सकती है, मुकम्मल रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। वी आर स्टिल एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रम्प्स टर्म एंड देयर इज अ लॉन्ग टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म डैमेज टू बी रियलाइज्ड। ये जो ट्रंप ने किया है अभी तो इसको 1.5 महीना हुआ है, अभी तो 4 साल बाकी हैं। तो पता नहीं ट्रंप मजीद क्या डैमेज करेंगे, ये यूरोपियंस कह रहे हैं। NATO officials fear that defending the alliance borders will become more difficult in practice if the confidence of the alliance's members declines. सबके बॉर्डर्स डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह मामलात जा रहे हैं। ये इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है कि मिसट्रस्ट, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई है और आगे वो देख रहे हैं कि ये मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगा और बॉर्डर्स को डिफेंड करना जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो अनप्रेडिक्टेबल थी यूरोप के लिए, इसलिए वो तेजी के साथ वहां पर समिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। एक नाज़रीन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोप की एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 57 पार्टिसिपेंट्स हैं, यूरोपियन मुल्क हैं और इसमें एशिया के मालिक भी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉस्को का विजिट कर रही है। ये मॉस्को पहुंची और इसको वेलकम किया गया। ये किसी भी यूरोप की तरफ से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला दौरा है। Lavrov, we appreciate the visit of OSCE delegation to Moscow.
यानी 57 पार्टिसिपेंट्स हैं, यूरोप भी है और एशिया के मालिक भी हैं। तो इसका दौरा हुआ है। बहरहाल कई कुछ मालिक है ना, जैसे हंगरी है, स्लोवाकिया, ये सारे मालिक चाहते हैं कि रशिया से दोस्ती हो। भाई रशिया से दुश्मनी में हमें कोई फायदा नहीं है, हम उनसे सस्ती ऑयल गैस ले सकते हैं जैसे पहले ले रहे थे। उनके साथ जंग करके हमें ही नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा है। तो रशिया के साथ जंग करके और जब उसके पास न्यूक्लियर है, हम जीत भी नहीं सकते, तो फायदा नहीं है। तो बहुत सारे मालिक पुश कर रहे हैं, ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि रशिया से अगर अमेरिका दोस्ती कर सकता है तो हम क्यों ना करें। तो बहरहाल ये आने वाला मंजरनामा अभी देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन किसका इत्तेहादी बनेगा, ये बहरहाल अभी आने वाले दिनों में मजीद देखना होगा। ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।